गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हमारी लास्ट क्लास थी उसमें चूजा पालन को शुरू किया था और हमने ये बताया था कि जैसे ही अंडे से चूजा बाहर निकलता है उसके लिए एक विशेष कक्ष का निर्माण किया जाता है जिसे हम सामान्य भाषा में ब्रूडर कक्ष कहते हैं। देखिए, ब्रूडर कक्ष का बेसिक मतलब क्या होता है कि इस कक्ष में सामान्यतः चूजों को पालना और उनको बड़ा करना। अब देखिए, इस कक्ष में लगभग 4 से लेकर 8 सप्ताह तक 4 से 8 सप्ताह तक चूजों को इस कक्ष में रखा जाता है। अब देखिए, हमने कल ये पढ़ा था कि ब्रूडर कक्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला था फ्लोर ब्रूडर कक्ष और दूसरा था बैटरी ब्रूडर कक्ष। अब देखिए, फ्लोर ब्रूडर कक्ष में कल मैंने बताया था कि एक सामान्य छोटे आकार पर अगर मुझे चूजा पालन करना है तो वहां फ्लोर ब्रूडर कक्ष का उपयोग किया जाता है और इसमें एक सामान्य जो भी लकड़ी का या नॉर्मल कमरा है उसमें फर्श पर तो लीटर को बिछा दिया जाता है, फर्श पर तो लीटर को बिछा दिया जाता है और दोनों पार्श्व दीवारों पर गोबर का लेप कर दिया जाता है ताकि क्या हो, ताकि उस कमरे में ठंडक बनी रहे। और इसके ऊपरी छत है वो टिन या ऐसे पदार्थ की बनाई जाती है ताकि क्या हो, उस कक्ष में किसी प्रकार की ज्यादा गर्मी हीटिंग नहीं हो। और इसके साथ ही इस कक्ष में ताजी हवा आने जाने के लिए, मतलब ऑक्सीजन आए और कार्बन डाइऑक्साइड जाए, साथ ही ताजी हवा, प्रकाश, इसकी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। ये फ्लोर ब्रूडर कक्ष की विशेषता होती है। और फ्लोर ब्रूडर कक्ष का जो सामान्य उपयोग है बहुत छोटे जो मुर्गी पालन व्यवसाय होते हैं, चूजा पालन होते हैं, उनमें किया जाता है, जहां छोटे आकार के अर्थात 100, 150, 50 या 400, 500 चूजों को पालना पोषण करना हो, वहां क्या किया जाता है, वहां फ्लोर ब्रूडर कक्ष का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लेकिन जहां सबसे ज्यादा अगर चूजों को पालना हो तो वहां बैटरी ब्रूडर कक्ष का उपयोग किया जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं बैटरी ब्रूडर कक्ष। देखिए, मैं कल की लास्ट क्लास से समझा चुका था, अब वापस उसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं। यहां से आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बैटरी ब्रूडर कक्ष क्या होता है, या इसको सामान्य भाषा में मंजिल कक्ष भी कहते हैं या टियर रूम भी कहते हैं। अब होता क्या है, हम जानते हैं कि मुर्गी पालन के साथ में चूजों को पाला और पोसा जाता है। अब होता क्या है कि बैटरी ब्रूडर कक्ष सामान्यतः पिंजरा विधि की जहां उपयोग ली जाती है वहां बैटरी ब्रूडर कक्ष का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। होता क्या है कि यहाँ पर मंजिलों के रूप में अर्थात 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, इस प्रकार के ब्रूडर कक्ष का निर्माण किया जाता है। कहने का शाब्दिक अर्थ क्या है कि अपन ने, अगर मैं नॉर्मल फ्लोर की बात करूं तो वहां पर एक ही कक्ष था, एक ही कक्ष में सभी चूजों को रखा जा रहा था। लेकिन बैटरी ब्रूडर कक्ष में क्या रखा गया है कि मंजिलें बनाई जाती है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर। अब इस प्रकार की ये मंजिलें बनाई जाती है और इन मंजिलों में आवश्यकता अनुसार चूजों को रखा जाता है। अब हम जानते हैं, हमने सामान्य चूजों को देखा है तो उनकी एक निश्चित लंबाई होती है, उस निश्चित लंबाई के अनुसार प्रत्येक मंजिल में आवश्यक अनुसार एक मंजिल में लगभग 7 वर्ग इंच का स्थान प्रत्येक चूजे के लिए रखा जाता है। तो कहने का मतलब एक निश्चित, जैसे अगर एक मंजिल में 20 चूजे रख रहे हैं तो इस प्रकार जितनी मंजिलें बढ़ाई जाएगी उतनी ही क्या होगी, चूजों को आसानी से क्या है, रखा जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मंजिलों के रूप मंजिलें बनाकर चूजों को रखा जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि एक तो मंजिलों के रूप में चूजे रखें, एक ही स्थान पर बहुत सारे
मंजिलें बनाकर चूजों को रखा जा सकता है, अर्थात उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहली विशेषता तो ये है। दूसरा क्या होता है कि एक ही व्यक्ति इस पूरे कक्ष की जो है वो आसानी से निगरानी कर सकता है। अब सबसे बड़ी विशेषता तीसरी क्या होती है, इस जितनी मंजिलें होती है उसके सबसे बीच वाले स्थान को सबसे ठंडा रखा जाता है। अर्थात जो मंजिलें हैं उसके सबसे बीच वाले स्थान को क्या रखा जाता है, ठंडा रखा जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी मंजिल में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो जैसे 5 मंजिल का अगर ये बैटरी बूडर कक्ष है, तो तीसरी जो मंजिल होगी, अर्थात 5 में से पहली, दूसरी, तीसरी और ऊपर से भी बीच वाली जो है तीसरी, इस मंजिल के अंदर ठंडक रखने की विशेष प्रकार से कूलर कह सकते हैं या कोई कृत्रिम तरीके से इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि ये कमरा भी तीसरी जो मंजिल है ये हमेशा ठंडी बनी रहे। और इसका फायदा क्या है, अगर नीचे किसी जगह गर्मी बहुत ज्यादा हो रही, हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उस कंडीशन में चूजे इस तीसरी मंजिल में आके उस गर्मी से शांत तरीके से रह सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें गर्मी की भी व्यवस्था की जाती है। किसी कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी है एक मंजिल में, तो चूजा तीसरी मंजिल में जाके वहां ठंडक में रह सकता है, अर्थात उसमें गर्मी की कोई ज्यादा समस्या नहीं होती। अब इसके साथ में क्या होता है, प्रत्येक मंजिल में भोजन की प्रचुर व्यवस्था की जाती है। कहने का मतलब ये नहीं है कि एक मंजिल में तो बहुत ज्यादा भोजन है, दूसरे में हो ही नहीं, अर्थात प्रत्येक मंजिल में भोजन और जल इन दोनों की उचित व्यवस्था की जाती है और प्रतिदिन नियमित इनकी सफाई भी की जाती है। अब सबसे लास्ट विशेषता कि इसमें जो छोटे आकार के चूजे होते हैं, जो नवजात चूजे कह सकते हैं या जो अभी 2 से 4 दिन के 10 दिन के चूजे हैं, उनको सबसे ऊपरी मंजिल में रखा जाता है ताकि वो क्या हो, सावधान, अगर सबसे ऊपरी मंजिल में रखा जाता है। और जो 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 उनकी उम्र बढ़ती जाती है, सप्ताह बढ़ते जाते हैं, सबसे नीचे की ओर प्रतिस्थापित किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें छोटे जो चूजे होते हैं उनको सबसे ऊपरी मंजिल पर और सबसे बड़े चूजों को सबसे निचली मंजिल पर रखा जाता है ताकि क्या हो उनका। अब इसके साथ ही क्या होता है, इस कक्ष में ये विशेष ध्यान रखा जाता है, एक तो जल और भोजन की व्यवस्था हो गई, प्रकाश की व्यवस्था हो गई, ज्यादा हीटिंग ना हो ये भी व्यवस्था हो गई, और इसके साथ में ये सबसे बड़ी बात को ध्यान रखा जाता है कि कोई दूसरा मांसाहारी जीव इन चूजों को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि देखिए हम जानते हैं, मैंने पहले भी बताया, बिल्ली जैसे जो जीव होते हैं वो इन चूजों को तैयार भोजन के रूप में पकड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये कक्ष में ये भी ध्यान रखा जाता है कि कोई मांसाहारी जीव है बिल्ली जैसा, वो इनका शिकार नहीं करे। अब होता क्या है, जैसे ही 4 से 5 सप्ताह होते हैं, अर्थात एक चूजा 4 से 5 सप्ताह तक इसमें रहता है। प्रारंभ में यहाँ रहा, धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की ओर प्रस्तापित होता रहता है और 4 से 5 सप्ताह तक वह इसी कमरे में रहता है। लेकिन जैसे ही 5 सप्ताह होते हैं, 4 से 5 सप्ताह पूर्ण होते हैं, उसके पश्चात नेक्स्ट जो सामान्य मुर्गी पालन की जो विधियां होती है, कहने का मतलब क्या है, 2 विधियां होती है। पहली विधि कौन सी है, या तो पिंजरा विधि या डीप लीटर विधि, और जो विधि का उपयोग करेंगे उसमें इनको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, चूजा अंडे से निकलने के पश्चात 2 प्रकार के कक्ष, फ्लोर ब्रूडर कक्ष या बैटरी ब्रूडर कक्ष में रहता है। यहाँ ये 4 से 5 सप्ताह का अपना जीवन व्यतीत करता है। अब जैसे ही 4 से 5 सप्ताह का उसने जीवन व्यतीत किया, यहाँ पर वो बड़ा हुआ, उसके पश्चात उसको नेक्स्ट जो है वो या तो पिंजरा विधि हम पढ़ चुके हैं, या फिर डीप लीटर विधि है, उसमें उसको रख दिया जाता है और फिर उसको बढ़ने दिया जाता है। अब देखिए इसके साथ में सबसे बड़ी जो पालन की विशेषता होती है, अब आता है भोजन। देखिए मुर्गी पालन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि चूजों को या मुर्गियों को भोजन प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन इन्हें प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगा तो इनका विकास नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि चूजों को, मुर्गियों को आवश्यकता अनुसार भोजन दिया जाता है और इनकी भोजन में ये ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक जो आवश्यक लाभदायक विटामिन हो, कार्बनिक पदार्थ हो, अकार्बनिक पदार्थ हो, ये इन्हें प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए। अगर कोई विटामिन, कोई कार्बनिक पदार्थ, कोई अकार्बनिक पदार्थ अगर इन्हें नहीं मिलता है तो इनका शरीर कमजोर हो जाएगा, या तो वो दुर्बल होगा, या उन्हें लकवा मार जाएगा, या फिर उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है
कि मुर्गियों और चूजों को भोजन प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना भी चाहिए कि प्रत्येक मुर्गी, चूजा या मुर्गे, इनको सभी को निश्चित जितनी मात्रा है उनको मिलनी चाहिए। अब होता क्या है कि इनका जो भोजन होता है वह प्रति 100 ग्राम के आधार पे बनाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, एक मुर्गी अगर 100 ग्राम भोजन ग्रहण करती है तो उसमें अलग अलग प्रकार के वो पदार्थों को, भोजनों को, जिसमें विटामिन भी हो, अकार्बनिक भी हो, कार्बनिक भी हो, दोनों को मिलके बनाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मुर्गी को क्या खाने के लिए मिलता है, उसका क्या भोजन होता है। अब अपन उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, एक मुर्गी को मानक अनुपात में, एक मुर्गी को मानक अनुपात में खाद्य पदार्थ के रूप में 100 ग्राम 100 किलोग्राम अगर भोजन दिया जा रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी मुर्गियां हैं, अगर अपन 100 किलोग्राम के हिसाब से उनका मटेरियल तैयार करते हैं, देखिए 100 किलोग्राम का मतलब क्या है, अब आप इसको समझिए। 100 किलो का मतलब है कि जितनी मुर्गियां हैं उनको 100 किलोग्राम, अगर जितना उनको भोजन चाहिए अलग पूरे एक महीने का मान लीजिए, तो उसमें किस किस की कितनी मात्रा होगी उसके बारे में अपन अब चर्चा करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मुर्गी को खाद्य पदार्थ 100 किलोग्राम का मानक अनुपात, खाद्य पदार्थ का मानक अनुपात, मानक अनुपात। अब देखिए, अब मानक अनुपात का मतलब क्या है कि हम मुर्गी को जो भोजन दे रहे हैं खाने के लिए, आप भले चूजा कह सकते हैं क्योंकि उसमें अलग अलग मात्रा होती है, मुर्गा कह दीजिए। मानक अनुपात क्या है, पहले इसको समझिए। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी पदार्थ दे रहे हो उसकी एक निश्चित मात्रा उस भोजन में उपलब्ध होनी चाहिए। अगर उसकी निश्चित मात्रा उस भोजन में उपलब्ध नहीं है तो ये भोजन पौष्टिक और लाभदायक नहीं होगा। जैसे सबसे पहले जो मुर्गी को भोजन दिया जाता है 100 किलोग्राम के अगर मैं मानूं, तो सबसे पहला होता है बारीक कटा हुआ गेहूं, बारीक कटा हुआ गेहूं। अब बारीक कटा हुआ गेहूं, अगर मैं मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि सभी मुर्गियों के लिए मैं 100 किलोग्राम मैं भोजन बना रहा हूं, ये ध्यान रखिए, 100 किलोग्राम भोजन मैं अगर बना रहा हूं तो बारीक कटा हुआ जो गेहूं होता है उसकी मात्रा होगी, वह होगी 35 किलोग्राम। अर्थात 100 किलोग्राम अगर मुझे भोजन बनाना है सभी मुर्गियों के लिए मानक अनुपात में, तो उसमें बारीक कटा हुआ गेहूं होगा, वो लगभग 35 किलोग्राम होगा। ये सबसे ज्यादा मिनरल होता है। नेक्स्ट जो होता है वह होता है बारीक कटा हुआ मक्का, अर्थात जो मक्के के दाने होते हैं उनको बारीक काट के उनको भी मुर्गियों को खिलाया जाता है। तो सेकंड जो भोजन होता है वह होता है बारीक कटा हुआ मक्का। यह 100 किलोग्राम के अनुपात में 100 किलोग्राम के अनुपात में ये 38 किलो होता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर अपन 100 किलोग्राम बना रहे हैं उसमें 35 किलो तो बारीक कटा हुआ गेहूं ही होता है, 38 किलोग्राम बारीक कटा हुआ 38 किलोग्राम बारीक कटा हुआ मक्का होता है, और 13 किलोग्राम कूटा हुआ अर्थात चावल होता है। उसको कूट कूट के, क्योंकि देखिए मुर्गी क्या होती है, दाने के रूप में भोजन करती है, तो चावल को कूट कूट के उसको कूटा जाता है और उसके बाद उसको भोजन के रूप में दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, बारीक कूटा हुआ चावल, बारीक कूटा हुआ चावल, बारीक कूटा हुआ चावल है, यह 13 किलोग्राम होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मुर्गी को अपन जो भोजन दे रहे हैं उसमें अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो क्या है, मेन क्या है, बारीक कूटा हुआ चावल। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बाजरा, जिसको हम कॉमन भाषा में बाजरी कहते हैं। तो बाजरा कितना है, 8 किलोग्राम। तो कहने का मतलब क्या है, बारीक कटा हुआ हो गया, फिर बारीक कटा हुआ मक्का, बारीक कटा हुआ चावल, बाजरा। अब कूटा हुआ चारकोल, कूटा हुआ चारकोल कितना होगा, 3 किलोग्राम, कूटा हुआ चारकोल।
कूटा हुआ चारकोल 3 किलोग्राम, और लास्ट होती है दानेदार हड्डियां, अर्थात ऐसी हड्डियां, मृत जीवों की जो हड्डियां होती हैं उनको क्या होता है, पौष्टिक विटामिन कैल्शियम के लिए उन हड्डियों को कूटा जाता है और कूट के उस भोजन में मिलाया जाता है। तो लास्ट क्या होती है, कूटी हुई हड्डियां। ये भी कितनी है, शेष कह सकते हैं लगभग ये लगभग होगी 3 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम का ये मिक्सर बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक मुर्गी को अगर हम पूरे जितनी मुर्गियां उनको अगर 100 किलोग्राम का मानक अनुपात बना रहा हूं, तो उसमें बारीक कूटा हुआ गेहूं कितना होगा, 35 किलोग्राम, बारीक कूटा हुआ मक्का कितना होगा, 38 किलोग्राम, बारीक कूटा हुआ चावल कितना होगा, 13 किलोग्राम, बाजरा होगा 8 किलोग्राम, चारकोल होगा 3 किलोग्राम, और दानेदार जो हड्डियां होगी वह होगी 3 किलोग्राम। अब इसके साथ ही ये भोजन इनको अवेलेबल करके एक मिक्सर बना के उनका निश्चित अनुपात, ये 100 किलोग्राम का एक निश्चित अनुपात लेके मुर्गियों को दिन में 3 बार, और अगर आवश्यकता हो, कमजोर हो, तो उसको आवश्यकता में 5 बार उसको ये भोजन कराया जाता है। इस भोजन में यह सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो कहने का मतलब जो मुर्गी दाना खा रही है, जो भोजन वो ग्रहण कर रही है, उसमें ये सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं, और इसी कारण वह मुर्गी जो होती है उसकी वृद्धि होती है, और वो क्या होगी, उसका जो शरीर है वह सही बनेगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो जाती है किसी प्रकार की, तो वह सही नहीं हो पाता। अब हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है वह है मुर्गी पालन के उत्पाद। मुर्गी पालन के उत्पाद क्या होता है, अर्थात मुर्गी से हम क्या क्या उत्पाद प्राप्त करते हैं, अब हमारा वो टॉपिक शुरू होता है। नेक्स्ट हेडिंग है मुर्गी पालन के उत्पाद। अब देखिए, हम बेसिकली जानते हैं कि मुर्गी पालन के 2 मुख्य उत्पाद होते हैं। पहला तो होता है अंडा, दूसरा होता है मांस। लेकिन आज तक हमने जितनी भी क्लासें पढ़ी होगी, बेसिकली 9th 10th 11th 12th, तो वहां क्या होता है कि 2 चीजें देखी जाती है, मुर्गी का अंडा है उससे, और या फिर मांस होता है उसका। लेकिन तीसरी भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वह होती है सह उत्पाद। देखिए, मुर्गी पालन के 3 उत्पाद होते हैं। सबसे पहला होता है अंडा, दूसरा होता है मांस, और तीसरा होता है सह उत्पाद। सह उत्पाद। अब सह उत्पाद क्या होते हैं, पहले मैं इन चीज को समझ, क्योंकि अंडा और मांस को तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है। सह उत्पाद क्या होते हैं, देखिए, हमने सह उत्पाद का मतलब है कि इन दोनों के अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं जिससे भी क्या होता है, मुर्गी पालन व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहला अगर उदाहरण बात करूं तो मुर्गी के पंख। मुर्गी के पंख। अब देखिए, पंख का क्या फायदा है। हम जानते हैं कि मुर्गियों को जब मांस के लिए मारा जाता है तो उनके शरीर से उनके पंख को अलग हटा दिया जाता है। अब इन पंख को क्या है कि रुई के रूप में, इन पंख को रुई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है, अब समझिए। कुछ देशों में जहां रुई कॉस्टली पड़ती है, वहां मुर्गी पालन बहुत ज्यादा होता है। उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जैसे ही मुर्गी को मारा गया, उसके पंख कोई काम के नहीं होते। उन पंख को आराम से, जो भी उनके सही कटिंग करके, उन पंख को पानी से, गर्म पानी से या सोडियम हाइड्रोक्साइड से विशेष प्रकार से धोया जाता है। अब धोने के पश्चात क्या होता है कि उन पंख से एक तो गंदगी और जो भी अपशिष्ट ऐसा कोई मटेरियल लगा हुआ था, खून लगा हुआ था, धब्बा, उनको क्या है, धोने के पश्चात हटा लिया जाता है। अब जैसे ही पंख को हमने काटा, उसको धोया अच्छी तरह, अब उसको धूप में सुखा दिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद उसमें से जो बदबू होती है वो भी निकल जाती है।
अब चूंकि ये पंख बहुत हल्के होते हैं, इन पंख का उपयोग रजाई भरने में किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, सर्दियों के अंदर जो रजाई बनाई जाती है उनमें इन पंख का क्या है, उपयोग किया जाता है। और इन पंख से ही क्या होता है कि ऐसी विभिन्न रजाइयां बनाई जाती है जो क्या हो, बहुत सस्ती पड़ती है, और उनसे क्या होता है, सर्दियों में इसका उपयोग किया जाता है। ये ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां क्या है, रुई या तो अनअवेलेबल है या फिर क्या हो, महंगी हो। तो सबसे पहला जो सह उत्पाद है, क्योंकि मैं तीनों का समझा रहा हूं, पहले अंडा और मांस के बारे में तो अपन बहुत पढ़ चुके हैं। सह उत्पाद का जो पहला उत्पाद होता है वो होता है पंख। तो पंख का विशेष तौर से रजाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब दूसरी आती है विष्ठा। विष्ठा, और देखिए ये मैं पहले बता चुका हूं, वापस रिवाइज करा रहा हूं, विष्ठा क्या है। देखिए हमने कहा था कि हमने डीप लीटर विधि पढ़ी थी, वहां मैंने एक शब्द का यूज किया था, लीटर। और लीटर मैंने क्या कहा था कि भूसे की या लकड़ी के बुरादे की क्या होती है, परत होती है जो फर्श में बिछाई जाती है। अब क्या होता है, मुर्गी बार बार अपने मलमूत्र या बीट को क्या करेगी, फर्श पर त्यागेगी। उस बीट को ये लकड़ी का बुरादा या भूसा क्या करेगा, सोख लेगा। अब सोखने के बाद क्या होगा, बार बार इसको क्या होता है, परत को पलटा जाता है। अब जब परत को बार बार पलटा जाता है तो क्या होगा, यह परतें धीरे 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 उस बीट से, विष्ठा से क्या हो जाएगी, भर जाएगी। अब इसी बीट युक्त लीटर का उपयोग खेतों में विशेष तौर से खाद्य पदार्थ अर्थात विशेष तौर से छिड़काव के रूप में किया जाता है। अर्थात कोई मटेरियल देना है वहां क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, सेकंड जो इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है वो होता है विष्ठा का, खाद के रूप में। तो लीटर को क्या करते हैं, जैसे ये सारे बुरादे हो भर गए, पूरे लकड़ी के बुरादे लीटर पूरा भर गया, इसको आराम से पीसा और फिर इसको खेतों में छिड़का जाता है खाद के रूप में। और यह पौधों के लिए एक वृद्धि के लिए एक लाभदायक पदार्थ होता है, खाद। तो सेकंड जो इसका सह उत्पाद होता है वह होता है खाद। अब तीसरा आता है जो मुर्गी पालन है, इसका रुधिर है या इसके शरीर के अन्य जो पदार्थ होते हैं उनका भी क्या होता है, इकट्ठा किया जाता है। जैसे रुधिर है वह भी कुछ मिनरल्स के रूप में, भोजन के रूप में जंतुओं को दिया जाता है, या इसके शरीर के जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको भी क्या होता है, जंतुओं को भोजन के रूप में दिया जाता है। तो यह सभी क्या होते हैं, सह उत्पाद के रूप में आते हैं। अब देखिए कल की जो हमारी क्लास होगी, सबसे पहले हम उसमें मांस को पढ़ेंगे, मांस के निकालने की प्रक्रिया और मांस के कौन कौन से उत्पाद होते हैं हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके पश्चात अंडा क्या होता है, अंडे का स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं और इसका क्या क्या इससे बनता है। अब सह उत्पाद में एक चीज और आती है, मैं भूल गया बताना, कि इससे जो विभिन्न प्रकार की चिकनी जो भी क्रीमें बनती है वो एल्ब्यूमिन से बनती है। अंडे के जो एल्ब्यूमिन जो पदार्थ होते हैं उनसे क्या होती है, चिकनी। आपने कभी जूते की पॉलिश की होगी तो आपने देखा होगा वो बहुत शाइनिंग मारता है, वो रियल में क्या होता है, वो अंडे से ही एक सह उत्पाद के रूप में एल्ब्यूमिन को अलग किया जाता है और उसको इससे चमक देने के लिए यूज किया जाता है, जो अब हम आगे की कल की क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।